हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ क्लास करेंगे। ये जो क्लास है आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एलटी ग्रेड इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आपको इन सभी की वैकेंसीज मिलने वाली, यूपी टेट का तो नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो इस वजह से आप लोग अभी से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके जीके जीएस से रिलेटेड है, साथ में आपके पर्यावरण के क्वेश्चन भी आपको लिए गए हैं, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो समुद्र तल में वृद्धि होती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होता है, तट रेखा में परिवर्तन होता है, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए। क्यों? क्योंकि समुद्र तल में वृद्धि भी होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है और तट रेखा में भी परिवर्तन होता है। साथ में आपको ये भी याद रखना, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी क्या है आपके पिघलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को कैसे मापा जाता है, किस इकाई से मापा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर डेसिबल है, डाप्सन है, पास्कल है या वेबर है। तो बिल्कुल ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए डाप्सन नामक इकाई का यूज़ होता है। डाप्सन नामक इकाई का यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो आपकी ओजोन परत होती है वो किस मंडल में होती है? वो आपके समताप मंडल में होती है। क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, समताप मंडल में ओजोन परत आपकी पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना, ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या है? क्लोरीन युक्त गैसों के कारण ये क्या हो रही है? खराब हो रही। क्लोरीन युक्त गैसों के कारण जो ओजोन परत है इसका क्षरण हो रहा है या खराब हो रही, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये तीनों ही राइट है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सूची 1 दी हुई है, यहाँ पर सूची 2 दी है। इन सूची को इससे मिलाना है, किससे कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है, ठीक है। तो एस्बेस्टस धूल से क्या होता है? तो आपको पता है फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा मतलब इफेक्ट करता है, ठीक है। शीशे से क्या होता है? मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। पारा से क्या होता है, क्या दिक्कत आती है? पेट में दिक्कत आती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? रक्त धारा में दिक्कत आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है, किसी भी इंसान की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है। तभी कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी वगाकर जलाकर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है निकलती है। और कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है जो क्या हमारे जो है जो रक्त धारा यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जाकर के बहुत जल्दी घुल जाती है, यानी कि जो हमारे खून में बहुत जल्दी जाकर घुल जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसी को क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए कि इसी को क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने मैच करी थी? एस्बेस्टस धूल हो जाएगा यहाँ पर फेफड़ा, शीशा हो जाएगा यहाँ मस्तिष्क, पारा हो जाएगा पेट, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा रक्त धारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर मैच करता है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? कौन सी इसमें ऐसी क्रियाएं हैं जो पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन या प्रजनन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम हो जाएगा, क्लोरोफिल रसधानी हो जाएगा, या केंद्रक तथा कोशिका कला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरोफिल और रसधानी क्या होते हैं? वो आपके क्या है, पौधों में पाए जाते हैं और जंतुओं में नहीं पाए जाते। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन सी की तरफ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? यानी कि आपको बताना है कि जल के यानी कि दूषित जल के पीने से, कौन सी दूषित पानी पीने से, ठीक है, कौन सी बीमारी इसमें होती है? एड्स हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि दूषित जल यानी कि आपको गंदा पानी पीने से, ठीक है, दूषित जल पीने से कौन सा, टाइफाइड जो होता है ये बीमारी होती है, ठीक है। टाइफाइड नामक बीमारी होती है। टाइफाइड में होता क्या है, आपका पेट खराब रहता है
और याद रखिएगा टाइफाइड नामक बीमारी होती है किसकी वजह से, दूषित जल पीने की वजह से होती है। और इसको क्या है, एक और कहते हैं आंत्र, ठीक है, आंत्र ज्वार भी कहते हैं, ठीक है, ज्वर, सॉरी ज्वार नहीं ज्वर, आंत्र ज्वर भी कहते हैं, किसको, टाइफाइड को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है पानी में कौन सा मतलब जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, पानी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, तो उसका नाम यहाँ पर नोट डाउन करिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला पूछा जा सकता है, साल्मोनेला, टाइफी या टाइफाई नामक क्या है, जीवाणु पाया जाता है किसमें, पानी में, और जो वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है। टाइफाइड में कौन सा पार्ट ग्रसित होता है, तो हमारी आंत ग्रसित होती है, ठीक है, आंत, ठीक है, आंत्र बोलो, आंत बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है, आंत ग्रसित होती, पूछा भी जा सकता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, पेट वगैरह खराब रहता है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट पहले इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि, अब देखा होगा पक्षी जो क्या होते हैं यानी कि पीछे देखने के लिए वो अपनी गर्दन को मूव करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा मूव क्यों करते हैं, तो उनके कान पंखों से ढके होते हैं इस वजह से, ठीक है, उड़ सकते हैं इस वजह से, या पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती इस वजह से, या पक्षियों की आंख छोटी होती है, तो कौन सा इसमें रीज़न होगा कि जिसकी वजह से जो हमारे पक्षी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन को मूव करते हैं या फिर कह सकते हैं पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन को मोड़ते हैं, तो उनकी जो आँखों की जो पुतली होती है वो क्या है, घूम नहीं सकती, जिसकी वजह से उनको क्या है, गर्दन को ही घुमाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पीछे देखना है तो हम लोग साइड से अपनी आँखें पुतली इधर उधर करके इधर उधर चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन पक्षियों को देखने के लिए, पीछे देखने के लिए तो उनको बार बार अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। रीज़न क्या है कि आंखों की जो पुतली होती है उनकी घूम नहीं सकती है, इस वजह से ऐसा उनके साथ होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बायोडीजल तैयार किया जाता है। अब जो ये बायोडीजल है किस पौधे से तैयार किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे यूट्रिक्लेरिया हो जाएगा, जेट्रोफा हो जाएगा, देवदार हो जाएगा, यूकेलिप्टिस हो जाएगा। तो बायोडीजल जो है जेट्रोफा नामक एक पौधा होता है, ठीक है, उससे क्या है, बायोडीजल क्या है, तैयार किया जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, ठीक है। समझ में बात आई। एक तो आपको ये याद रखना है जेट्रोफा नामक पौधा होता है जिससे क्या है, बायोडीजल, ठीक है, तैयार किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है भारत में सबसे पहला संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत में पूछा जाए भारत में सबसे पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ लगाया गया था, काकीनाडा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको याद रखना है, काकीनाडा में लगाया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो कौन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि आप जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यहाँ पर राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि सीएम वगैरह आपको सब याद रखना है। तो यहाँ पर अगर राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है हरिचंदन, पूरा नाम क्या हो जाएगा, श्री विद्याभूषण हरिचंदन, ठीक है, हरिचंदन यहाँ पर इनके क्या हो जाएंगे, ये राज्यपाल हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या हो जाएंगे, राज्यपाल। करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा सत्य पूछा गया या असत्य पूछा गया, यह भी आपको याद रखना है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि यहाँ पर अम्ल की और क्षार की बात हो रही है। अम्ल क्या काम क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या नीले लिटमस को लाल कर देता है, या क्षार, यहाँ पर क्षार की बात कही गई, लाल लिटमस पत्र को नारंगी कर देता है, या क्षार नीले लिटमस को पत्र को क्या कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सीधे मत पढ़िए, यानी कि इसको आपको पढ़ना ही नहीं है, सीधे आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो अम्ल होता है वो क्या करता है, यहाँ पर सुनिए मेरी बात, जो अम्ल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, नीले को, ठीक है, समझिए, इससे डायरेक्ट ऐसे ही याद रखिए, मैंने कंफ्यूज, नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है, नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, बल्कि जबकि क्षार क्या करता है, क्षार क्या करता है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, लाल को क्या करता है,
नीला करता है। ठीक है, समझ में बात आई, क्वेश्चन समझ में आया। अम्ल का काम क्या होता है, नीले लिटमस को, यानी कि किसी में अम्ल है या क्षार है कैसे पता चलता है, तो वो नीले लिटमस को लाल में अगर कन्वर्ट कर देता है, इसका मतलब वो क्या है, अम्लीय धातु है। ठीक है, अगर जो है क्षार क्या है, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका मतलब वो क्षारीय है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। जो अम्ल होता है उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो होता है उसका स्वाद कैसा, खट्टा होता है, और जबकि क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना, जो अम्ल में क्या होता है, जो पीएच मान होता है, जो पीएच मान आपका होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, 7 से क्या होता है, कम होता है। और क्षार में भी जो पीएच मान होता है, ठीक है, पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, तो अम्ल में जो पीएच मान अगर पूछा जाएगा 7 से कम हो जाएगा, क्षार में पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए सभी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि अम्ल के लिए क्या है, पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय अगर होगा तो क्या है, पीएच मान 7 से कम होना चाहिए, और क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश के लिए मछली घर, यानी कि एक्वेरियम आपने देखा होगा, घरों में रखे जाते हैं, होटल में रखे जाते हैं। जो हवा वाला पंप रखा जाता है उसका काम क्या होता है, आपने देखा हो जो एक्वेरियम रखा है जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, हवा वाला पंप लगा होता है। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्यों लगाते हैं, पानी को साफ रखने का काम करता है, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया जाता है, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली की शोभा बढ़ाने के लिए, कि मछली बहुत उसमें खूबसूरत लगे ऐसा करने के लिए। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर पंप इसलिए लगाया जाता है, जैसे कि आपको पता है मछलियाँ क्या है, ऑक्सीजन कहाँ से लेती, पानी से ही लेती हैं। तो इस वजह से क्या है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी कि पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन घुल पाए, और जिसकी वजह से क्या है, मछलियाँ ऑक्सीजन आराम से ले पाएँ। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर हम लोग चलेंगे 11 पे आ गए हैं, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। अब आपको पता है जो वायुमंडल है वो कई परतों में डिवाइड है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले कौन सी परत आती है, सबसे उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद कौन सी आती है, यानी कि मेन जो वो क्या है, मुख्य रूप से आपकी क्या 5 परतें हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी, शोभ मंडल। समझते चलिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते चलिए। शोभ मंडल सबसे पहले कौन सी है, शोभ मंडल आता है। हालांकि इसके अंदर भी आपकी परतें हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको 5 याद रखनी। शोभ मंडल हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा कौन सा, आयन मंडल। चीज़ें समझते चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मंडल। और यहाँ पर क्योंकि ज़रूरी नहीं आपकी पहली परत यहाँ पर पूछी, तो हो सकता है दूसरी परत पूछ ले। और फिर आपका कौन सा हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मंडल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी, 1 मिनट। ठीक है, सबसे निचली परत कौन सी आ जाएगी, शोभ मंडल यहाँ पर सबसे निचली परत हो जाएगी। समताप मंडल उसके बाद में आती है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। शोभ मंडल में आपको याद रखना जितनी भी मौसम संबंधी चीज़ें हैं वो सारी किस में होती, शोभ मंडल में। जैसे बारिश है, बिजली है, ये सब शोभ मंडल में होती। समताप मंडल में बड़े बड़े जो वायुयान होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन, जो बड़े बड़े एरोप्लेन होते हैं वो किस में उड़ते हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में, तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ये भी मैंने आपको बताया। क्लियर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी याद करना, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पूछा जाता है कि शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारी क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। ये हमारी क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। और ये हमारे क्या होता है, ध्रुव होते हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से यह है क्या हो, अब जैसे ये वाला जो एरिया होता है थोड़ा सा उठा हुआ था, अपने पृथ्वी यानी कि आपने देखा होगा, संतरे को देखा होगा, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, समझिए यहाँ पर, पहले इसको इरेज करते हैं फिर समझते हैं, हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, जल्दी ना करके समझते हैं। 1 मिनट, इरेज तो हो पहले। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी से शोभ मंडल की ऊंचाई की बात हो रही है। अगर यहाँ पर पूछा समताप मंडल, सॉरी क्या मैं बोल रही थी, अगर हाँ विषुवत रेखा, ये आपकी क्या हो जाएगी, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से
क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है और ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, जिसको इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा से ऊंचाई आपको याद रखना 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, आपकी ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवों से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, इसको नोट डाउन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा विकल्प सत्य है। सबसे पहले क्या होता है, वाष्पन संघनन बादल वर्षा होता है, या बादल संघनन वाष्पन वर्षा होता है, या वाष्पन वर्षा संघनन बादल होता है, या बादल वर्षा वाष्पन संघनन। तो क्या होता है, बिल्कुल, तो सबसे पहले क्या होता है, वाष्पन होता है, यानी कि वाष्प होकर के पानी ऊपर जाता है, समुद्र से वाष्प होकर पानी ऊपर जाता है, फिर संघनन होता है, फिर क्या होता है, बादल बनता है, और फिर बूंदों के रूप में बूंदों के रूप में बारिश होती है। ठीक है, सबसे पहले वाष्पन, फिर सघनता, फिर बादल बनते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, वर्षा होकर के फिर पानी क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण, ठीक है, आपको पता महासागरों में लवण पाया जाता है, तो इसमें कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्वेश्चन आपका ये है। ये नहीं कि आपका ये चीजें पाई आपके सारी चीजें आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी चीजें पाई जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, या सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो सबसे अधिक मात्रा में आपका पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में सोडियम क्लोराइड आपका जो महासागर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की होती है। लगभग कितनी होती है, आपको याद है 77.8% आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ पाई जाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले नंबर पे आपको मैंने बताया सोडियम क्लोराइड, हो सकता है दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए, तो याद रखें 10.9% आपका क्या हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये होगा। ठीक है, इसकी मात्रा मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा कितनी, 4.7% होती है, और जबकि कैल्शियम सल्फेट की मात्रा कितनी होती है, 3.6% होती है। अब इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, तो सबसे पहले आपको सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये तो आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा कितना परसेंट, 77.8%, ये आपको जब पूरा जोड़ेंगे तो आपका ये 100% हो चुका होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट, और चौथे नंबर पर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। समझ में बात आई, स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर नोट डाउन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको सिर्फ आंसर देकर के यहाँ पर टिक नहीं करना है, आपको चीज़ें अलग से भी समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ही लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। कम क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ के चीज़ें करें, आगे मैं क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दूंगी। आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है। अब देखिए, ये आपका कौन सा क्वेश्चन जो आया है, पॉलिटी से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जीके, जीएस, आपका पर्यावरण, सारी मिक्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हैं। ठीक है, आपातकालीन उपबंध आपको संविधान, अब जैसे कि यहाँ पूछा किस भाग में, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि संविधान में कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आपातकालीन उपबंध जो है वो आपके किस भाग में मिलता है। तो आपातकालीन उपबंध आपको किस में मिलता है, भाग 18 में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन आपको इन सब जो है भाग के बारे में भी जानना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, किससे संबंधित हैं, ये भी आपको चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है भाग होते कितने हैं संविधान में, भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, 22 भाग हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद याद रखिएगा, पता ही होगा, याद क्या रखना है आपको, अनुच्छेद कितने होते हैं, तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं, अनुसूचियाँ, ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी है, यहाँ पर सूचियाँ नहीं पूछी गई, सूचियाँ तो खाली 3 हो जाएंगी, अनुसूचियाँ की बात हो रही है। ठीक है, 12।
भाग आपके 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ यहाँ पर भारतीय संविधान में है। ठीक है, जहाँ पर हम बात करें भाग 18 की, तो यहाँ पर आपातकालीन उपबंध मिलता है। और भाग 4 में क्या है, संघ है। भाग 4 में किसका जिक्र है, संघ का जिक्र है। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में क्या है, वित्त है, यानी कि पैसा कह लीजिए, वित्त है, संपत्ति है। ठीक है, संपत्ति है, नोट डाउन करते चलिएगा, संपत्ति है। ठीक है, संविदाएं हैं। ठीक है, संविदाएं हैं, इसके अलावा आपका वाद। ठीक है, तो ये आपके किस में है, भाग 14 में मिलता है। ठीक है, भाग 20 में क्या मिलता है, तो भाग 20 में आपका संविधान संशोधन मिलता है। भाग 20 में आपका क्या मिलता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ संविधान संशोधन। समझ में चीज़ें आ रही हैं, ऐसा तो नहीं मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ। संविधान संशोधन आपका जो है किस में मिलता है, ठीक है, संशोधन आपको किस में मिलता है, भाग 20 में मिलता है। क्लियर है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, भाग 4 में संघ हो जाएगा, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद, इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं। और भाग 20 में क्या हो जाता है, संविधान संशोधन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर बचा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बताइए, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अब आपका यहाँ पर त्यौहार ले लिए, आपको मैंने बताया था त्यौहार आपके पूछे जाते हैं। तो गणगौर का जो त्यौहार है वो आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाता है, या भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है, या चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चैत्र शुक्ल तीज को क्या है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है वो स्पेशली कहाँ का है, ये राजस्थान का है। कहाँ का है, ये राजस्थान का है। ठीक है, समझ में चीज़ आई। और ये इसमें किनका मतलब किसके लिए मतलब मनाया जाता है, पार्वती और गौरी के सम्मान पर बनाया जाता है। पार्वती जी और गौरी के सम्मान पर बनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है, बनाया नहीं, मनाया जाता है। ठीक है, समझ में चीज़ें आई। तो आपको यहाँ पर त्यौहार हैं, त्यौहार, ठीक है, मेले, ये सब भी आपको सुपर टेट के लिए अच्छे से पढ़ने हैं। सुपर टेट का एग्जाम देना चाहिए तो यूपी के जितने त्यौहार मेले वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, केवीएस वगैरह के देने जाने हैं तो आपको ऑल इंडिया की जितनी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे। ठीक है, अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।